गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी सिम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 27 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। सेबी गिव्स नॉट टू अपॉइंट प्रमोद अग्रवाल एज बीएससी चेयरमैन। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है, जो कि प्रमोद अग्रवाल जी हैं, जिनको एज ए अपॉइंट किया जाएगा बीएससी के नए चेयरमैन के हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उन्होंने अपना गिवन नोट दिया है, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल, जो कि एक फॉर्मर चीफ चेयरमैन है कोल इंडिया के, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे। दिस रेगुलेटरी अप्रूवल प्रेव्स द वे फॉर अग्रवाल टू एज्यूम हिज रोल्स ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ बीएससी इफेक्टिव फ्रॉम 17 जनवरी 2024। और इसी अप्रूवल के साथ साथ जो अग्रवाल जी है वो अपना रोल एज्यूम करेंगे, जो गवर्निंग बॉडी है बीएससी का, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो गवर्निंग बॉडी है, चेयरमैन के रोल में वो अपना सीट एज्यूम करेंगे, जो कि उनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट होगा 17 जनवरी 2024 से उनका जो टेन्योर है वो इफेक्टिव होगा। द मूव्स कम एज द टर्म ऑफ करंट चेयरमैन एसएस मुंद्रा कंक्लूजन जनवरी 16, 2024। जो अभी बोर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो करंट चेयरमैन है एसएस मुंद्रा, जो कि फॉर्मर आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी थे, वो एसएस मुंद्रा, जो उनका जो टेन्योर है वो 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है, और उनके ख़त्म होते ही जनवरी 17 से जो प्रमोद अग्रवाल जी है वो उनको अपॉइंट हो गए वहाँ पर। On December 13, 2023, the board of BSc formally approved the appointment of प्रमोद अग्रवाल एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बॉडी। दिसंबर 13, 2023 को जो बीएससी का बोर्ड था, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड था, उन्होंने फॉर्मली अप्रूव कर दिया था अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल एज द चेयरमैन। आरबीआई ग्रांट्स अप्रूवल पर सतीश कुमार कलरा एज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्लाइस बेक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो आरबीआई उन्होंने अप्रूवल ग्रांट किया है अप्रूवल को, जो सतीश कुमार करला जी है एज एमडी और सीईओ के रूप में उनको अप्रूव कर दिया है। किसमें? स्लाइस बेक्ड नॉर्थ ईस्ट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके एमडी और सीईओ के रूप में उनको अप्रूवल को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है आरबीआई ने। जो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है स्लाइस बेक्ड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली रिवॉल्व द अपॉइंटमेंट ऑफ सतीश कुमार कलरा एज इट्स इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है स्लाइस बेक नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने रिसेंटली रिवील किया है जो उनका अपॉइंटमेंट है सतीश कुमार कल्ला जी का एज ए इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। दिस सिग्निफिकेंस कम्स एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग मर्जर प्रोसेस बिटवीन स्लाइस एंड एनईएसएफबी, मेकिंग ए यूनिक डेवलपमेंट इन द फिनटेक बैंकिंग स्पेस। जो फिनटेक कंपनी है स्लाइस और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनका जो मर्ज हुआ था, और उसी के मर्जर होने के बाद जो ये मूव किया गया है, जो सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया है, जो उनका जो नए एमडी एंड सीईओ है बनेंगे, उनको दोनों को के एग्रीमेंट से ही उनको ये उनका जो अपॉइंटमेंट है लिया गया है। In October, Slides and Guwahati-based NESFB had declared their intention to merge a pioneering move to transform the fintech company into a small finance bank। जो इस साल अक्टूबर 2023 में जो स्लाइस है गुवाहाटी स्लाइस है, उन्होंने जो गुवाहाटी बेस्ड NESFB है उनके साथ मिलकर इस मर्जर को कंप्लीट किया था, जो कि एक फिनटेक कंपनी है वो चेंज होगी, ट्रांसफ़र होगी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री में, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी इसी मर्ज के तहत। जो कलरा जी है बैंकिंग वेटरन है, ब्रिंग्स ओवर 4 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रीवियसली सर्विंग है एमडी और सीईओ आंध्रा बैंक विद एक्सपर्टीज इन क्रेडिट ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो सतीश कुमार कल्ला जी वो प्रीवियसली बैंकिंग इंडस्ट्री में उनका बहुत ही ज़्यादा रोल है, एक्सपीरियंस है वहाँ पर। जो प्रीवियसली वो 4 डिकेड से वो 40 साल से अधिक वहाँ पर काम कर चुके हैं, और वो जो उनका लास्ट था प्रीवियसली वो सर्व कर रहे थे एमडी और सीईओ, जो आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पोस्ट पे वो थे, जो प्रीवियसली वहाँ पर वर्क कर रहे थे।
वासुदेव देवनानी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। जो वासुदेव देवनानी जी है उनको इलेक्ट किया गया है एज ए स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। जो वासुदेव देवनानी जी हैं एक्सपीरियंस बीजेपी एमएलए हैं विथ 5 टर्म्स सिक्योर्ड यूनानियस इलेक्शन एज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। जो कि एक बीजेपी के एमएलए है, वो जो राजस्थान असेंबली है वहाँ के वो स्पीकर चुने गए हैं। जो वासुदेव देवनानी है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ अजमेर को, हैज़ बीन प्रोमिनेंट फ्रेंड्स ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएफ इन द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय वसुंधरा राजे। जो बीजेपी गवर्नमेंट लीड हो रहा था वसुंधरा राजे, वहाँ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उन्हीं के ग्रुप से वो अजमेर नॉर्थ अजमेर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो उनकी पॉलिटिकल जो है इंग्लिश 2 टर्म्स है द एजुकेशन मिनिस्टर, वो उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर भी 2 टर्म्स रह चुके हैं उनके पॉलिटिकल जर्नी में। और उस एजुकेशन मिनिस्टर रहने तक उनका जो कुछ डिसीजन थे जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहते, जो कि कंपल्सरी रिसाइटेशन ऑफ सरस्वती वंदना एंड मैंडेटरी प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार इन स्कूल। जो स्कूल में उन्होंने सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार को मैंडेटरी किया था, वो उनका जो कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे जिसके लिए वो बहुत ही कंट्रोवर्सी में थे उनके उस जो पॉलिटिकल लाइफ में। रघुराम राजन्स न्यू बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रिलीज। जो रघुराम राजन का एक नया बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, उसको उस बुक को रिलीज कर दिया गया है। जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसी के साथ, इकोनॉमिस्ट जो है लोहित लांबा जी के साथ, उनके साथ मिलकर एक बुक को उन्होंने रिलीज किया है जो कि ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के नाम से उस बुक को उन्होंने रिलीज किया है। जो ब्रेकिंग द मोल्ड है 6 to 8 डे स्ट्रेटेजीज ऑफ एक्सीलरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ब्रेकिंग द मोल्ड है वो जो स्ट्रेटेजीज वगैरह हैं जो कि इंडियस इकोनॉमी को एक्सीलरेट करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए जो स्ट्रेटेजी वगैरह चाहिए उसके ऊपर उन्होंने ये बुक को लिखा है। The author proposed investing human capital, expanding opportunities in high-skilled services and innovative manufacturing and transforming India into a hub of ideas and creativity। और इस बुक में है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैसे ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है, स्किल सर्विसेज वगैरह हैं उस पर कैसे उसको बढ़ाया जाएगा, और जो इनोवेटिंग मैन्युफैक्चरिंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, और जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए टू हब आइडियाज क्रिएटिविटी, उस पर कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ये सब के बारे में उस बुक पर उन्होंने लिखा है। सुमित अंटिल एंड शीतल देवी विन बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट्स अवार्ड। जो सुमित अंटिल हैं और जो शीतल देवी है वो बेस्ट मेल एंड फीमेल एथलीट का अवार्ड उनको मिला है। जो जेवलिन थ्रोअर है सुमित अंटिल एंड आर्चर शीतल देवी वन द प्रेस्टिजियस बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल एथलीट्स अवार्ड द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। जो पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड हो रहा था वहाँ पर जो जेवलिन थ्रोअर है सुमित अंटिल और जो आर्चर है शीतल देवी, उनको बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड मिला है। जो फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एक्सक्लूसिव फॉर दिव्यांग एथलीट्स। और जो दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड ये पहली बार इंडिया में उसको किया गया है, और ये जो दिव्यांग एथलीट्स वगैरह है जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए ये स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, स्पोर्ट्स अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड फ्री स्टाइल स्विमर मुरलीकांत पेटकर हु वाज गोल्ड एंड 1972 पैरालंपिक्स वाज ऑल्सो ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो कि फ्री स्टाइल स्विमर है मुरलीकांत पेटकर, उनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा। उनको इस और जो यहाँ पर उनको इस अवार्ड शो में उनको दिया गया है और उनको ऑनर किया गया है, जिन्होंने 1972 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। जो हमारे रिनोड पैरा बैडमिंटन कोच है गौरव खन्ना, हु हैज ट्रेन्ड नेम्स लाइक प्रमोद भगत, अबू हबीदा एंड पलक कोहली वन द बेस्ट कोच अवार्ड। जो रिनो पैरा बैडमिंटन कोच है गौरव खन्ना, उनको बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। गौरव खन्ना एक्सेलेंट बैडमिंटन एकेडमी हैज ऑल्सो वन द बेस्ट एकेडमी अवार्ड। जो गौरव खन्ना जी का बैडमिंटन एकेडमी है उसको बेस्ट एकेडमी का अवार्ड भी मिला है।
और जो मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को मिला है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और मल्टी मेडल्स है द हैंगजू पारा, जो हैंगजू के पारा गेम्स हो रहे थे वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल और मल्टीपल मेडल्स जीते थे, जिसलिए उनको इस साल का मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। जो सुमित अंटिल है वो सोनीपत हरियाणा से बिलोंग्स करते हैं और ही होल्ड द करेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड विद थ्रो ऑफ 73.29 मीटर्स एट 2022 एशियन पारा गेम्स इन हैंगजू। जो एशियन पारा गेम्स हो रहा था हैंगजू में, वहाँ पर उनको जो थ्रो था 73.29 मीटर का, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उनके नाम पर अभी है। 2021 में उनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वोटिंग ऑनर है, और 2022 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको 2022 में दिया गया था। जो शीतल देवी जो है वो खिजवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। जो शीतल देवी है हैड वॉन 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर इन द एशियन पारा गेम्स हेल्ड इन हैंगजू चाइना। जो एशियन पारा गेम्स हो रहा था हैंगजू चाइना में, वहाँ पर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। उनको चुना गया था बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर 2023। जो बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर 2023 है वहाँ पर वो चुने गए थे। और रिसेंटली उनको 2023 का जो अर्जुना अवार्ड है उसके लिए उनको भी सिलेक्ट किया गया है। फोर्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023। जो फोर्स का वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट रिपोर्ट है वो उन्होंने फोर्स ने उसको पब्लिश किया था। जो पोलिश टेनिस प्लेयर है ईगा स्विएटेक, वो टॉप पोजीशन पर है, और जो इंडिया के पीवी सिंधु है वो 16th रैंक पर हैं। जो पोलिश टेनिस प्लेयर है ईगा स्विएटेक हैज टॉप द फोर्स एनुअल लिस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023। जो पोलिश के टेनिस प्लेयर्स है ईगा स्विएटेक, जो पोलिश टेनिस प्लेयर है ईगा स्विएटेक, वो टॉप की है जो फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 में। जो उनका टोटल अर्निंग है $23.9 मिलियन है, जो कि ऑन फील्ड उन्होंने $9.9 मिलियन करा है, और जो ऑफ फील्ड है जो उनके स्पोर्ट्स के बाहर है उन्होंने $14 मिलियन वहाँ पर उन्होंने कमाए हैं 2023 में। जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु जी, उन्होंने टाई किया है, जो 16 नंबर रैंक है वहाँ पर उन्होंने टाई हुआ है किसके साथ, जो अमेरिकन जिम्नास्टिक है सिमोना बिलेस, उनके साथ वो 16th पोजीशन में है। जिनका जो पीवी सिंधु का टोटल अर्निंग है वो $7.1 मिलियन है, जिनका ऑन फील्ड जो अर्निंग है वो $0.1 मिलियन है, ऑफ फील्ड जो है वो 7 मिलियन है उनका, जो 2023 में अर्निंग है। जो पीवी सिंधु है इज द ओनली इंडियन एंड ओनली बैडमिंटन प्लेयर फीचर इन द लिस्ट। जो पीवी सिंधु जी है वो ओनली इंडियन और ओनली बैडमिंटन प्लेयर हैं जो कि इस लिस्ट में फीचर हैं। ईगा स्विएटेक का जो चाइनीज फ्री स्टाइल स्कायर हैं एलियन गू इज रैंक सेकंड, जो वो सेकंड रैंक पर है। जो चाइना की जो है इलिन जू गू वो सेकंड रैंक पर है, जिनका जो अर्निंग है वो $22.1 मिलियन है। और तीसरे स्थान पर जो है वो अमेरिकन टेनिस प्लेयर कोको गॉफ है, जो कि थर्ड रैंक पर है, जिनका जो अर्निंग है वो $21.7 मिलियन है। मैनचेस्टर सिटी डिफीट्स फ्लूमिनेंसी टू विन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। जो मैनचेस्टर सिटी है उन्होंने जो फ्लूमिनेंसे है उनको हराकर जो इस साल का फीफा क्लब वर्ल्ड कप है 2023 का, उसके खिताब को उन्होंने जीता है। जो यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब है वन देयर मेडन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन क्लब वर्ल्ड कप। जो यूके की जो मैनचेस्टर सिटी है वहाँ के जो फुटबॉल क्लब है उन्होंने अपना पहला जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो जीता है, जो उन्होंने हराया है फ्लूमिनेंसे फुटबॉल क्लब जो है उनको हराया है, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। इन द फाइनल साइडेड किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी इन जेदा सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया के जेदा में हो रहा था वहाँ पर उन्होंने फ्लूमिनेंसे को हराकर उसको उन्होंने अपना पहला फीफा क्लब जो क्लब वर्ल्ड कप है उसको जीता है। जो ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप था वो 20th एडिशन था इस साल का। विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 7 टीम्स एंड वॉच हेल्ड फ्रॉम 12 to 22 दिसंबर 2023। और जो
ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप तो ये 20th एडिशन था, 20वां का जो एडिशन था ये, और वहाँ पर 7 टीमों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जो कि 12 से 22 दिसंबर के बीच उसको खेला गया था। और ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड है उसका जो ये जो उनका जो फॉर्मेट है ये लास्ट फॉर्मेट है, इसके बाद ये फॉर्मेट को वो डिसकंटिन्यू कर देंगे और उनका जो नया फॉर्मेट है वो 2025 से खेला जाएगा, और वो कहाँ पर USA में उसको खेला जाएगा, जो उनका पहला एडिशन है। और जो फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा था उसके ही बेसिस पे वो खेला जाएगा, जो नया फीफा क्लब वर्ल्ड कप है। दिस विक्ट्री मार्क्स द मैनचेस्टर सिटी 5th टाइटल 2020। और इसी के साथ साथ जो मैनचेस्टर सिटी है जिन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है, उसके साथ इस साल उन्होंने टोटल 5 ट्रॉफी जीती हैं, जो कि प्रीमियर लीग कप है, जो कि फा कप है, और चैंपियंस लीग, और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो यूएफए सुपर कप है उसको भी उन्होंने जीता था। और इसके साथ फीफा वर्ल्ड कप, ये टोटल 5 ट्रॉफीज जो हैं उन्होंने इस 2023 में उन्होंने जीता है। जो 2023 का जो सीजन था वहाँ पर उन्होंने उसको जीता है। इसी के साथ मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंग्लिश टीम टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप एट देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। और इसी के साथ साथ जो मैनचेस्टर सिटी है वो पहली इंग्लिश टीम बनी है जिन्होंने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है, अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने अपना ये वर्ल्ड कप जीता है, जो क्लब वर्ल्ड कप है उसको जीता है। और इस टूर्नामेंट में जो गोल्डन बॉल है वो गोल्डन बॉल दिया गया है गिवन टू रोड्री, जो मैनचेस्टर सिटी के रोड्री है उनको दिया गया है। और जो सिल्वर और ब्रॉन्ज बॉल दिया गया है वो कायल वॉलकर जो कि मैनचेस्टर सिटी है उनको सिल्वर बॉल मिला है। और जॉन एरियस जो है फ्लूमिनेंसे से उनको ब्रॉन्ज बॉल दिया गया है। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है और इतिहाद फुटबॉल क्लब को फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है। और इस टूर्नामेंट की जो विनर है उनको एक रिवार्ड दिया गया है जो कि $5 मिलियन है, और जो रनर्स है उनको $4 मिलियन दिया जाएगा। IBM एंड नासा जॉइंटली बिल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो वाटसन X.AI। जो IBM है और नासा है उन्होंने मिलकर एक नया आर्टिफिशियल AI टूल को बनाया है, जो कि वाटसन X.AI के नाम से उसको दिया गया है। जो वाटसन है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि जॉइंटली डेवलप किया गया है, बिल्ड किया गया है, IBM और नासा के द्वारा उसको बिल्ड किया गया है। और इट विल हेल्प यूजर्स मॉनिटर द अर्थ फ्रॉम स्पेस। और ये यूजर्स को हेल्प करेगा मॉनिटर करने के लिए, अर्थ को मॉनिटर करने के लिए, जो कि स्पेस से उसको मॉनिटर किया जाएगा। measuring environmental changes that have already happened while also making predictions about the future। जो कि मेजर किया गया जो environmental changes ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे अर्थ में, और जो कि प्रेडिक्शन करेगा उसको लेकर प्रेडिक्शन किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एनवायरमेंटल में, उसको वो वहाँ पर प्रेडिक्ट करेगा। जो ये मॉडल है वो एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है, एक्चुअली सिंपल यूज के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, जहाँ की सिंपली यूज किया जा सकता है उस तरह उसको डेवलप किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। जो एक यूजर होगा वुड मियरली नीड टू सिलेक्ट ए लोकेशन एंड ए डेट। वो एक लोकेशन और डेट को वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो यूजर होंगे। देन मॉडल विल हाईलाइट चेंजेस इन फ्लड वाटर। और वहाँ पर जो ये जो AI मॉडल है वो दिखा देगा, हाईलाइट करेगा जो चेंजेस हुए हैं फ्लड वाटर, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। जो कुछ भी चेंज हो गए वहाँ पर वो उन सबको वहाँ पर बता देगा। नासा प्रोवाइड्स द डाटा सेट्स एंड IBM क्रिएटेड द फाउंडेशन मॉडल टू इंटरप्रेट दैम। जो नासा है उन्होंने प्रोवाइड किया है डाटा सेट्स को वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, और जो IBM है उन्होंने फाउंडेशन मॉडल को वहाँ पर क्रिएट किया है इस टूल में। बिहार पुलिस टू लॉन्च मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 days फ्रॉम January 1, 2024। जो बिहार पुलिस है वो लॉन्च करने वाली है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 days, जो कि 1 जनवरी 2024 से उसको लॉन्च करेंगे। इन ए सिग्निफिकेंट मूव द बिहार पुलिस हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 days एमिंग टू स्ट्रीमलाइन एंड एक्सपीडिएट द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस इन द स्टेट। जो बिहार की क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस है उस स्टेट में, जो बिहार के स्टेट में है, उसको स्ट्रीमलाइन और उसको एक्सपीडिएट करने के लिए बिहार पुलिस जो है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, जो कि मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 days के नाम से उसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से ही लॉन्च किया जाएगा उसको। और जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। विल बी मैंडेटरी टू कंप्लीट द
इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस विद इन 75 डे, और इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो केसेस वगैरह चल रहे हैं उसको 75 डेज के अंदर उसको कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जो कि जितने भी एफआईआर वहाँ पर फाइल किए गए उन सबको इन्वेस्टिगेट करके कंप्लीट किया जाएगा। 75 डेज के अंदर उसको कंप्लीट किया जाएगा। द मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 days is designed to ensure that investigations including the filling the charge sheets are completed within stipulated time frame with a focus on avoiding unnecessary delays। और इसी मिशन के साथ साथ जो चार्जशीट वगैरह फाइल हुई है उसको कंप्लीट किया जाएगा। कोई एक छोटे से टाइम में स्टिपुलेटेड जितना टाइम चाहिए उतने टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट किया जाएगा, ना कि जो अननेसेसरी डिलेस वगैरह होते हैं उसको फोकस करके जो केस वगैरह है उसको बहुत ही कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए वो काम करेंगे। और जो एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी द परफॉर्मेंस ऑल पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस विल बी अंडरगो मंथली रिव्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024। और इसी के साथ साथ जो एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी है जो पुलिस स्टेशन का, जो जहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं बिहार में, उन सबको एक परफॉर्मेंस का जो उनका परफॉर्मेंस होगा उसको रिव्यू किया जाएगा और जो मंथली बेसिस में उसको रिव्यू किया जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से उनका जो अब वो स्टार्ट किया जाएगा इस मिशन को। फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स फ्रॉम केजी टू पीजी इन राजस्थान। जो फ्री एजुकेशन स्कीम है वो लॉन्च किया गया है राजस्थान में, जो कि गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि केजी से लेकर पीजी लेवल तक गर्ल्स को वहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रोवाइड जॉब्स टू 2.5 लाख यूथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और जो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 2.5 लाख यूथ जो हैं जो 2.5 लाख यूथ हैं उनको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। और गवर्नमेंट इसके साथ साथ प्रोवाइड करेंगी गैस सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करेंगी टू पुअर फैमिलीज फॉर RS 450। और जो पुअर फैमिली है राजस्थान में वहाँ पर उनको फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जो कि 450 रुपये में उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो उसका सब्सिडी होगा गवर्नमेंट बियर करेगा उसको। अंडर PM किसान सम्मान निधि द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फार्मर्स विल बी इंक्रीज टू 12,000 पर ईयर। जो PM किसान सम्मान निधि के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है फार्मर्स को उसको भी बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा हर साल पर ईयर, जो 12,000 पर ईयर उसको किया जाएगा। With an investment of 800 crore, regional heritage centers will be established in major cultural areas। जो राजस्थान में मेजर कल्चरल एरिया वगैरह है वहाँ पर रीजनल हेरिटेज सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, और उसके लिए जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो 800 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसी के साथ साथ वुमेन पुलिस स्टेशन एंड वुमेन डेस्क विल बी फॉर्म इन एवरी पुलिस स्टेशन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जो सारे पुलिस स्टेशन है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन है जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वुमेन्स पुलिस स्टेशन और वुमेन्स डेस्क को फॉर्म किया जाएगा। और उसी के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी फॉर्म किया जाएगा ऑल सिटीज़ में। राजस्थान के हर एक सिटीज़ में एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी वहाँ पर फॉर्म किए जाएंगे और उसको बनाया जाएगा। UP टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट AICT इन लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश है वो बिल्ड करने जा रहा है इंडिया का पहला AICT लखनऊ में उसको बिल्ड करने जा रहा है। इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग मूव उत्तर प्रदेश इंडिया लार्जेस्ट स्टेट्स, उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया का लार्जेस्ट है इस सेट टू एस्टैब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट AICT इन लखनऊ, जो कि एस्टैब्लिश करने जाएगा कंट्री का पहला AICT जो कि लखनऊ में उसको एस्टैब्लिश करने जा रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट थ्राइविंग हब फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू फोस्टर इनोवेशन एंड नर्चर द वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर। ये जो इनिशिएटिव है उसका जो एम है वो क्या करेगा, वो क्रिएटिंग करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हब है वहाँ पर उसको क्रिएट किया जाएगा, और इंटीग्रेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा। जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको नर्चर किया जाएगा और उनको बढ़ाया जाएगा, जो कि फ्यूचर वर्कफोर्स हैं उसके लिए उनको वहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT लखनऊ है सपोर्ट्स मोर देन 15 AI/ML स्टार्टअप्स फोस्टरिंग द कल्चरल क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द रीजन। जो AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस है IIT लखनऊ में वो सपोर्ट करता है मोर देन 50 AI/ML स्टार्टअप्स वहाँ पर उसको सपोर्ट करता है।
इंडिया टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। जो इंडिया है वो एक्वायर करने जा रहा है 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में, वो वहाँ पर एक्वायर करने जा रहा है। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंडिया इज पोस्ट टू सिक्योर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। और इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो सिक्योर जो अर्जेंटीना में जो 5 लिथियम ब्लॉक्स हैं वहाँ का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको वो एक्वायर करने जा रहा है। जो अर्जेंटीना के साथ MOU साइन करने के बाद वहाँ पर जो लिथियम ब्लॉक्स हैं उनको वो डेवलप करेगा। मेकिंग इट सेकेंड इंटरनेशनल फोरे इनटू क्रिटिकल मिनरल्स आफ्टर पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया इन 2020। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में उन्होंने ऐसे ही एक पार्टनरशिप साइन किया जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर है। और इसी के साथ ये सेकंड कंट्री है, जो सेकंड इंटरनेशनल कंट्री है जिसके साथ इंडिया एक पार्टनरशिप करने जा रहा है जो कि क्रिटिकल मिनरल के ऊपर बने हैं। ये जो डील है इज ऑन द वर्ज ऑफ फाइनलाइजेशन बिटवीन खनी विजेट्स इंडिया लिमिटेड एंड काटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सोसिएडेड डेल स्टेडो एन अर्जेंटीना स्टेट ओन माइनिंग एंड एनर्जी कंपनी। जो खनिज विदेश लिमिटेड है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने केमियन के साथ मिलकर जो अर्जेंटीना का स्टेट ओन माइनिंग एंड एनर्जी कंपनी उनके साथ ये जो डील है साइन किया है उन्होंने। और इसी के साथ वो जो लिथियम ब्लॉक्स हैं वहाँ पर वो उनका डेवलपमेंट काम करेंगे। जो इंडियन कंपनी है वो प्लान कर रही है इन्वेस्ट अराउंड 200 करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। जो इंडियन कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 200 नेक्स्ट 5 ईयर में 200 करोड़ का, वो अराउंड 200 करोड़ के आसपास का वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे फॉर एक्सप्लोरेशन सिग्नलिंग स्ट्रैटेजिक कमिटेड टू सिक्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। जो कि उसका एक्सप्लोरेशन है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने प्लान किया है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जो कि अगले 5 साल के लिए वो यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो सिक्योर करेगा कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स का हमारे लिए वो सिक्योर हो जाएगा और उसमें हमको जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो आसानी से हमको मिल सकेगा। और ये जो प्रपोजल है वो वेटिंग किया गया है अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। और जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स है उनके ऊपर ये पेंडिंग है और उनके अप्रूवल के साथ साथ ही ये जो प्लान है वो उसको कर दिया जाएगा, उसको जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है उसको ओके कर दिया जाएगा वहाँ पर। इंडिया इज ऑल्सो सेट टू एस्टैब्लिश एन ऑफशोर ऑफिस ऑफ काबिल इन काटामार्का अर्जेंटीना एन कोऑर्डिनेशन विद प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो एस्टैब्लिश करेगा अपना एक ऑफशोर ऑफिस एस्टैब्लिश करेगा वहाँ पर, जो कि काबिल का जो ऑफिस है वहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि कैटामार्का अर्जेंटीना में उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। जो अर्जेंटीना है होल्डिंग 21% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व कॉन्सेंट्रेशन इन द लिथियम ट्रायंगल इज की पार्टनर फॉर इंडिया। जो अर्जेंटीना है वो होल्ड करता है वर्ल्ड का 21% जो लिथियम रिजर्व है वो अर्जेंटीना में ही है। जो लिथियम रिजर्व है वो अर्जेंटीना में ही है। जो 21% वर्ल्ड का जो लिथियम रिजर्व है वो अर्जेंटीना में है। और इसी के साथ जो लिथियम ट्रायंगल है उसके लिए वो इंडिया जो है वो की पार्टनर बन सकता है। इसी के साथ साथ इंडियन ओशन नावल सिम्पोसियम 2023, द रॉयल थाई नेवी होस्टेड द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नावल सिम्पोसियम 2020 बैंकॉक थाईलैंड। जो रॉयल थाई नेवी है उन्होंने होस्ट किया था 8th एडिशन, जो IONS का जो 8th एडिशन था वो उन्होंने होस्टेड किया है बैंकॉक थाईलैंड में, उसको होस्ट किया गया है। और जो इंडियन ओशन नावल सिम्पोसियम 2023 का है, इंडिया विल टेक ओवर द चेयर ऑफ IONS फ्रॉम 2025 to 2027 ड्यूरिंग द कन्वेंसिंग ऑफ द 9th सिम्पोसियम। और इसी के साथ इंडिया जो है इसमें चेयर बना है, जो कि जो उनका जो नेक्स्ट है 9th सिम्पोसियम वहाँ तक वो वहाँ पर इंडिया वहाँ पर चेयर में रहेगी और गवर्निंग बॉडी वहाँ पर रहेगी। जो IONS 2020 हुआ अटेंड बाय नावल चीफ्स एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 27 मेंबर स्टेट्स एंड ऑब्जर्वर्स। जो IONS 2023 था वो अटेंड किया गया था नावल चीफ्स के द्वारा, और जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है नावल चीफ्स और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है 27 जो मेंबर स्टेट्स हैं और ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, टोटल वहाँ पर 27 मेंबर स्टेट्स और ऑब्जर्वर स्टेट्स ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और उसको अटेंड किया था।
जो इंडिया है वो लेड एट द इवेंट बाय एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ, एलॉन्ग विद द 3 मेंबर डेलीगेशन। जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एडमिरल आर हरि कुमार, जो कि इंडियन नेवल स्टाफ के चीफ हैं, उन्होंने इंडिया को वहाँ पर इस इवेंट में लीड किया था। जो इंडियन ओशन नावल चैंपियनशिप है उसका जो पहला एडिशन था वो हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में फरवरी 2008 को। उसको पहला एडिशन था उसको वहाँ पर होल्ड किया गया था, होस्टेड किया गया था। द इंडियन नेवी होल्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट चेयरमैन फॉर 2 ईयर्स। जो इंडियन नेवी था वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल थे, पहले चेयरमैन थे फॉर 2 ईयर्स, 2008 से 2010 तक वो पहले 2 साल के लिए वो चेयरमैन वहाँ पर थे। जो IONS एम टू प्रोवाइड एन ओपन एंड इंक्लूसिव फोरम टू डिस्कस रीजनली रिलीवेंट मैरीटाइम इश्यूज। जो IONS है वो वहाँ पर जो मैरीटाइम इश्यूज वगैरह रहते हैं उसको वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नेवी थे वॉच वेलकम बाय द कॉन्क्लेव एज द लास्ट ऑब्जर्वर। जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया थे उनके नेवी वहाँ पर वेलकम किए गए थे एज ए, उस जो कॉन्क्लेव में उनको वेलकम किया गया था एज ए ऑब्जर्वर स्टेट में, वहाँ पर उनको वेलकम किया गया था। रेजिंग द कॉलोनिटीज थे, जो IONS का जो स्ट्रेंथ है वो टोटल 34 हो गया है, जिसके 25 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्वर्स हैं वहाँ पर टोटल। तो आज की शॉर्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। जो अनमोल खर्ब्स हैं उन्होंने जीता है वुमेंस सिंगल्स टाइटल एंड नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन गुवाहाटी। जो गुवाहाटी में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था वहाँ पर जो वुमेंस सिंगल्स टाइटल था वो अनमोल खर्ब जी ने जीता है, और जो मेंस सिंगल्स टाइटल है वो चिराग सेन ने जीता है। जो संस्कृति उत्सव 2023 है विल बी ऑर्गेनाइज इन द स्टेट फ्रॉम December 25 to January 26, 2024 to enrich the cultural heritage of Uttar Pradesh and to make Fort Art famous for all over the world including the country। जो संस्कृति उत्सव 2023 है उसको उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 25 दिसंबर से जनवरी 26, 2024 तक उसको मनाया जाएगा, और वहाँ पर एनरिच किया जाएगा जो कल्चरल हेरिटेज है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर दिखाया जाएगा, और जो उनका फोल्ड कार्य है, जो फेमस फोल्ड कार्य है उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा। और जो संस्कृति उत्सव है उसका थीम था उत्तर प्रदेश फेस्टिवल आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी। जो इस साल का संस्कृति उत्सव है वहाँ पर ये थीम था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।